तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इन सेंटर का, जो हमने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट पढ़े हुए हैं उन पे बेस्ड है एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज 1,1, if a vertex of triangle is 1,1 and the middle point of two sides passing through it are -2,3 and 5,2, then find the centroid and incenter of triangle. Then find the centroid, then find the centroid and incenter of triangle. Then find the centroid and incenter of triangle. If a vertex of triangle is 1,1, यानी कैपिटल ए का जो वर्टेसेस ऊपर वाला उसकी वैल्यू 1,1 दी हुई है, बाकी दो साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताने हैं और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले तीनों साइड्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही, करें करें आप लोग एक बार जरा ट्राई करें। और सेंट्रॉइड तो इजीली आ जाएगा और खैर इन सेंटर भी आ जाएगा, बहुत इजी सा है, सिर्फ कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा।
आए क्या बी और सी के कोऑर्डिनेट? कैपिटल एक्स इक्वल टू, हाँ बोलो बेटा क्या है? बी के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? सर -5,5 -5,5 और सी के 9,3। 9,3। ओके, मैच कर लेंगे सब लोग। 9 सही है इनके आंसर जो भी है। हाँ सर सही है। ओके, तो बस फिर हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे और फिर इनकी साइड की लेंथ निकाल लेंगे, ए बी ए सी और ए डी। बात क्लियर है ना? तो ये x इक्वल टू निकालो निकालो, बताओ जरा साइड की लेंथ क्या आ रही है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तो इजीली निकल ही आएंगे। अब x इक्वल टू मीन्स -2 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू -4 -1 मीन्स -5 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो 1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से y2 की वैल्यू 3 2 जा 6 -1 5 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है माइनस। सिमिलरली हम c के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, ये आ जाएंगे 9,3। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट सर 5/3,3। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट 5/3,3 बिल्कुल सही है। फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये आ गया 5/3,3। अब बात अगर इन सेंटर की करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें लेंदी, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा। ए बी की लेंथ निकाल लेंगे। तो ए बी जो है, अगर हमने ये लेट किया है, इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं कि ए के अपोजिट वाले को ए दे देते हैं, बी के अपोजिट वाले की लेंथ को बी और सी के अपोजिट वाले को सी लेंथ का नाम दे देंगे। ए x1 जब आप करोगे तो ए का मतलब बी सी की लेंथ बतानी है, ए बी का मतलब सी की लेंथ बतानी है, बी सी का मतलब ए की लेंथ बतानी है और सी ए का मतलब बी की लेंथ बतानी है। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी और फिर ए बी सी तीनों पता चल जाएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 भी हमें पता है। तो बस सब में वैल्यू पुट कर देनी है। निकला क्या ए की वैल्यू क्या आ रही है? सर सबकी रूट में आ रही है। हाँ बिल्कुल आएगी रूट में। एक बड़ा सा आंसर भी आएगा, मैं बता देता हूँ अभी क्या आंसर आएगा। सर ए बी अंडर रूट 2 अलग रूट अलग 13। आएगा। ए बी की वैल्यू 2√13 यानी कि सी की लेंथ 2√13 बिल्कुल सही है। बी फिर सी की 10 जो रूट 2। लेंथ है 10√2 ए की वैल्यू और 2 रूट 17। 2√17 बिल्कुल सही है। ए बी सी आ गया, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आ गया। इन सेंटर का फॉर्मूला हमारे पास है ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। आंसर जो हमारा है वो ये है, थोड़ा सा बड़ा सा आंसर है ये। (5√2 plus 5√17) 5√2 plus 5√17 5√2 plus 5√17 plus 9√13 whole divided by 5√2 plus √17 plus √13 comma 5√2 plus 5√17 plus 3√13 होल डिवाइडेड बाई, सेम हो जाएगा यही, 5√2 प्लस √17 प्लस √13। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की और सरकम सेंटर की। आपका एक बार देख लेते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में, लिख भी लेते हैं थोड़ा सा, एक दो पॉइंट है इसमें। सर हाँ जी बताइए। सर ये कैसे आया एक बार बता दोगे सर? 5√2 वाला। अच्छा मेरा तो 10√2 माइनस 10√17। कितना आंसर जो कह रहे हो उसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। कॉमन लेके निकल जाए। 10√2 प्लस 10√17 है, तो 10 में से 2 कॉमन हो जाएगा और 2 नीचे से भी कॉमन आएगा। और माइनस है 10√17।
ओके ओके। और प्लस साथ में क्या है? माइनस प्लस 80 प्लस 3। हाँ हाँ, तो ठीक है, फिर यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये माइनस का होगा फिर 5√2 माइनस 5 रूट, बाकी मैच कर रहा है सब 9√13, क्योंकि डबल डबल हो रहा है, 2 कट हो रहा है नीचे से, देख लो एक बार। हाँ अब ठीक है। सर 5√2 सर, नीचे में मेरा 5√2 है डबल में भी। नहीं नहीं, तो 2 कट हो जाएगा ना बेटा। जैसे आप a प्लस बी प्लस सी करोगे तो क्या आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी आएगी? 10√2, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 5√2 आएगा, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो √17 बचेगा, हाँ दूसरे सर। वाले से 2√2 कॉमन लेके कट हो गया ऊपर से। अब ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अभी हमने जो बात की इसमें ये है, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है अल्टीट्यूड्स का, और ये पॉइंट ऑफ, जैसे वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन होता है, ये कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल is called orthocenter of triangle. ओके अगर एक ट्रायंगल है और उसमें हम वर्टेक्स से उस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए AD, और यहाँ से एक ड्रॉ किया जाए BE, और यहाँ से ड्रॉ किया जाए CF। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे वहां पर सेंट्रॉइड होता था मीडियंस का, ये परपेंडिकुलर्स का है। ये जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर्स हो, सिर्फ परपेंडिकुलर की बात हो रही है। मतलब ये जरूरी नहीं कि BD और DC इक्वल हो, वो तो सिर्फ इक्विलेटरल या आइसोसेलेस के केस में होगा कि परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों सेम हो जाते हैं, बाकी सारे केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो ऑर्थो सेंटर का ये रिजल्ट हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन हो जाएगी। बाकी रिजल्ट और इसके फॉर्मूले की बात जब हम स्ट्रेट लाइन में आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो ये ऑर्थो सेंटर का सीन ऐसा बन जाएगा, कुछ कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स, जहाँ पर सारे अल्टीट्यूड एक दूसरे को कट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा गिवन है कि जहाँ पर कोई एंगल 90 डिग्री बन रहा है, जैसे मान लिया कोई ट्रायंगल ऐसा गिवन है, ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस, और कोई ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पर एक एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है, ये ओरिजिन हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो जो जहाँ पर भी वो एंगल 90 डिग्री बनेगा किसी ट्रायंगल में, जो भी एंगल अगर हमने चेक कर लिया, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, अभी हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में, तो अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर सकते, नहीं तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो वो जिस वर्टेक्स पे बन रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थो सेंटर, जहां पर भी वो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। जैसे एक मान लिया कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो और आइडिया हो जाएगा, लिख भी लेते हैं। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices 0, 0, 3, 0 and 0, 4। अब देखो ये एक स्पेशल केस बन गया। अगर यही जो वर्टेक्सेस है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती तो फिर पूरा प्रोसेस से हमें सॉल्व करना होता, उसके लिए स्ट्रेट लाइन का आइडिया होना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 0, 0 बन रहा है, यहाँ पर ये 3, 0 बन रहा है, और यहाँ पर 0, 4 बन रहा है। तो जहां पर भी वो एंगल 90 डिग्री बनाएगा
वही उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर का? और इसको अगर ये, हाँ अगर ये नहीं आ रहा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो अभी जब हम ऑर्थो सेंटर के बारे में कैलकुलेशन करना सीखेंगे ना, अभी स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनका कैलकुलेशन करना सीखेंगे, तो उसके बाद हम उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर 0 0 ही आएगा, याद रखना। अभी जब हम स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूले पढ़ लेंगे और उसके बाद जब इस क्वेश्चन को करेंगे उसी मेथड से, ऑर्थो सेंटर को सॉल्व करने का जो मेथड होता है पूरा, ये एक स्पेशल केस है कि इसमें एंगल हमको दिख रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे स्पेशल टाइप के बन जाए। तो फिर उसमें हमें पूरा सॉल्व करने का एक 1 पेज का एक मेथड होता है, वो हम लोग करेंगे बाद में, जब भी स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूले पढ़ लेंगे उसके बाद में। ठीक है, अभी हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है क्यों होता है ऑर्थो सेंटर 0 0 पे 90 पे, वो भी वहीं पर जब हम सॉल्व करके निकाल देंगे तो आइडिया हो जाएगा। तो फिर एक रूल बन जाएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वही जो पॉइंट है वो उसका ऑर्थो सेंटर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सरकम सेंटर की। अब ये सरकम सेंटर में भी आपने 10th क्लास में किया होगा, इसके क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने किए होंगे, अभी याद आ जाएगा। एक ट्रायंगल हमको गिवन है, ये एक ट्रायंगल हमको गिवन है। देखो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हमको गिवन है, हम क्या करते हैं इसका साइड बाइसेक्टर कर देते हैं और यहाँ से भी इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कर देते हैं। जिस पॉइंट पे ये कट करता है उसी पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, सरकम सेंटर। और यहाँ से इसकी रेडियस को लेके ये जो OA की वैल्यू है या OB की वैल्यू है या OC की वैल्यू है, ये तीनों आपस में इक्वल होंगी। इनसे फिर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, O को सेंटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, और उसको हम क्या बोल देते हैं, सरकम सेंटर। तो यानी हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये OA OB और OC जो है ये सारी की सारी इक्वल होंगी, रेडियस की इक्वल होंगी, और इसको हम नाम देते हैं सरकम रेडियस। ये क्या है, सरकम रेडियस, OA OB और OC। और इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल, और इसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10th की मैथ से हमारा काम हो जाएगा। OA की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। भाई हमें x और y अननोन है, ये अननोन है, बाकी सारे के सारे तो नोन है ना, ये भी नोन होगा, A B और C। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, OA आ जाएगा, सिमिलरली OB भी आ जाएगा, OC भी आ जाएगा इन टर्म ऑफ x एंड y। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों आपस में इक्वल है तो OA को एक बार OB की इक्वल करा देंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही हम कर लेंगे तो उसके बाद x और y के टर्म में एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। जैसे हमने OA को OB की इक्वल किया और OB को जैसे ही OC की इक्वल करेंगे तो x और y में एक और इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं और यही हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, बहुत इजी सा काम है, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। O के कोऑर्डिनेट को x और y हमने लेट कर लिया और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लिया, OA की वैल्यू निकाल ली, OB और OC। एक बार OA को OB की इक्वल करेंगे तो बाकी सब हमें नोन है, x2 y2 x1 y1 ये सब नोन है, तो x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी और दूसरा x और y में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ का कोई प्रॉब्लम है क्या सरकम सेंटर में? तो ये हो गया हमारा सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर। अब इससे एक रिजल्ट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। एक तो हमारा ये केस है इम्पॉर्टेंट केस, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखते हैं, वो यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। एक रिजल्ट जो हमारा है वो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, उसी को हम डिराइव करने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक ट्रायंगल हमको गिवन है, ABC एक ट्रायंगल गिवन है, ये एक ट्रायंगल है ABC। इसकी मीडियंस जो है वो AD और BE मीडियंस है। तो हमने एक मीडियन ले लिया, ये ABC जो है वो एक ट्रायंगल हो गया। एक मीडियन हमने AD ले लिया और एक मीडियन जो है वो BE ले लिया। ठीक है, अब ये जो मीडियन है जहाँ पर बोलिए बोलिए सर आपका माइक बंद है सर। ओके ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। इसमें हमने क्या किया है, ABC एक ट्रायंगल है। हाँ सर हो गया ये। हमें क्या प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल ABC में जो AG और GD का जो रेशियो होता है, AG और GD का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। ये हमने सीखा हुआ है पहले कभी, एक बार और याद कर लेते हैं किस तरीके से होता है, कैसे प्रूव करते हैं। क्योंकि इसी का जो रिजल्ट है, ये जो AG और GD का रिजल्ट है वही सेम बन जाएगा ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर का रिजल्ट। उन तीनों का जो रेशियो है वो 2:1 के रेशियो में होता है, जैसे AG और GD का रेशियो होता है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये हमारे पास हमें AG और GD का रेशियो प्रूव करना है। तो ये जो है ये मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है D, ये लेंथ इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, ये भी मिड पॉइंट है। तो हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल, ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दी है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आप सबने पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप यहाँ से देखें CAB ट्रायंगल में, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं इसका। इन ट्रायंगल CAB, अगर एक ट्रायंगल हमारे पास CAB है तो उस ट्रायंगल CAB में मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर ले। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती थी, याद होगी सभी को कि मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि अगर कोई हमारे पास दो साइड्स है, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स है, उनके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करा दिया जाए, जैसे हमने E और D को ज्वाइन कराया है, तो ये जो लाइन ED है ये AB के पैरेलल होती है और AB के हाफ होती है। पढ़ा हुआ है सबने। तो ये जो है लाइन AB के पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल टू DE, और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ DE। AB पैरेलल टू DE और AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DE। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या, जरा इनको चेक करते हैं। तो देखते हैं ये एंगल जो हमारा है ये दोनों सेम है। हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABG एंड ट्रायंगल GED इसकी बात हो रही है, ABG और GED की। क्या ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है क्या। तो देखो ये एंगल इसकी इक्वल है, अगर इसका नाम हमने रख दिया थीटा तो ये भी थीटा होगा। और दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये अल्फा है तो क्या ये वाला एंगल भी अल्फा होगा क्या। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो थर्ड भी इक्वल ही होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए
तो यहाँ पर सिमिलैरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं। सिमिलैरिटी कंडीशन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो, एक ट्रायंगल की साइड है ए बी, दूसरे के थीटा के अपोजिट साइड ए बी है, यहाँ पर थीटा के अपोजिट साइड जो है वो डी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस अल्फा के अपोजिट साइड ए जी है और उस अल्फा के अपोजिट साइड जी डी है, तो ए जी और क्या हो जाएगा जी डी। दूसरा हो जाएगा ए जी और जी डी, तो ए बी की वैल्यू जो है वो 2d यहाँ पर रख सकते हैं, तो 2de अपॉन डी ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए जी अपॉन जी डी। तो ये देखो डी से डी कट हो गया, तो ए जी और जी डी का जो रेशियो है वो 2:1 के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसी को देखते हुए एक सेकेंड रिजल्ट बनाया गया, ये कर लिया आपने सभी ने? कोई प्रॉब्लम है इसमें, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नो सर। ओके, तो देखिए सेकेंड रिजल्ट जरा बात करते हैं सेकेंड रिजल्ट की, जो हमारा इसमें काम आएगा और इस रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं। हमने इसकी बात क्यों की है, क्योंकि सेकेंड रिजल्ट हमारे काम का है और उस पे बेस जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो 3 पॉइंट है, एक का नाम है एच, किसी भी ट्रायंगल की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल की बात हो रही है। एच का मतलब ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब सेंट्रॉइड और ओ का मतलब जो है वो सरकम सेंटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं इनके बारे में भी। ये एच जो है ये क्या है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हमेशा एच से डिनोट करेंगे आप। जी का मतलब क्या है, ये इसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड है ये, और ओ का मतलब जो है वो सरकम सेंटर है। वो क्या है, सरकम सेंटर। सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि ये तीनों जो है किसी भी ट्रायंगल में हमेशा एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर इन ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में ऑर्थो सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर कॉमा सरकम सेंट्रॉइड, पहले सेंट्रॉइड लिख लेते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर। ठीक है ना, ये तो प्रैक्टिकल करके हमारा निकाल दिया गया कि किसी भी एक ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल नहीं है, इक्विलेटरल में क्या होता है, ये तीनों सेम हो जाते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया, अभी हम बात करेंगे उसकी भी। इक्विलेटरल में ये तीनों सेम हो जाते हैं, तो इक्विलेटरल में सेम हो जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करने लगते हैं, मतलब जो ऑर्थो सेंटर होगा वही सेंट्रॉइड होगा, वही सरकम सेंटर होगा। तो सबसे इजी इनमें से निकालना होता है सेंट्रॉइड। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है तो सबसे छोटा कैलकुलेशन सेंट्रॉइड का होता है। तो जब भी कभी वो ऑर्थो सेंटर भी बोलता है तो हम क्या करते हैं, उसका सेंट्रॉइड ही निकाल लेते हैं, लेकिन हमें चेक करना होता है कि क्या वो ट्रायंगल कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है। तो कोई भी ट्रायंगल हो एबीसी, अगर कोई भी ट्रायंगल हो तो उसमें ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो है, इनका जो रेशियो होता है एच जी और जीओ का जो रेशियो होता है, एच जी और जीओ का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। अब इसको आप कैसे याद रखते हैं, अपना शॉर्टकट जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना लें। एच जी ओ करके आप बना याद रख सकते हैं। एच जी ओ का जो है वो रेशियो 2:1 का होता है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी शॉर्टकट में अपने याद रखें, हग करें या हग वो करें, जो भी करें एच जी ओ करके हमें याद रखना है। एच जी ओ का जो रेशियो है वो 2:1 का होता है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। एच पहले है, बाद में जी है और सबसे लास्ट में ओ है सरकम सेंटर, ठीक है। तो ये एच जी और ओ का जो रेशियो है वो 2:1 का होता है। कैसे होता है वो अभी हम प्रूव कर लेते हैं।
और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले जो अभी हमने ऊपर किया हुआ था उसी को मतलब यूज कर लेंगे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधे आएगा। देखिए यहाँ पर, और हाँ इक्विलेटरल में जरूर आप लिख लेंगे कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ये तीनों जो है वो कोइंसाइड करेंगे, तीनों सेम हो जाएंगे। जब भी वो कहेगा ऑर्थो सेंटर निकालो तो हम सेंट्रॉइड निकाल के भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सेंट्रॉइड निकालना ज्यादा इजी होगा। ठीक है ना? तो हमें बस केवल चेक करना होगा कि ये ट्रायंगल कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर होंगे। सेंट्रॉइड का कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो अब इसको करते हैं प्रूफ। देखो एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर ले लिया, एक कंसीडर कर लिया, ये एबीसी एक ट्रायंगल है। ये हमने एक एबीसी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है ये है डी, और इसी में कहीं पर ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ लाई करता है, जो उसके परपेंडिकुलर्स होते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो उसका नाम है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है वो हमेशा कहाँ पर लाई करेगा, सेंट्रॉइड लाई करेगा हमेशा उसके मीडियंस पे। तो इसको हमने नाम रख लिया ई, ये मीडियंस है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो बी की वैल्यू है, बी जो है और जो ईसी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना? ई जो है तो इस पे कौन लाई करेगा, इस पे लाई करेगा सेंट्रॉइड जी। और तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर जो हमारा है वो कहाँ पर लाई करेगा, सरकम सेंटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइड का बाइसेक्टर करना होता है। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया साइड के बाइसेक्टर को, और इसका नाम रख लिया ओ। ओ से ए की लेंथ, ओ से बी की लेंथ और ओ से सी की लेंथ, ये तीनों की तीनों जो है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा देखो इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया ये, और यहाँ से ओ से, अच्छा ये बताओ अगर मैं ओ से इसको ज्वाइन करूं, ये ओ जो हमारा पॉइंट आया है, इससे अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री होगा? ये जरा सोच के आप मुझे बताएं कि क्या ये, अगर मैंने ओ से ई को ज्वाइन किया तो क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होगा कि नहीं, और अगर होगा भी तो क्यों होगा? ये हमने 10th में थ्योरम पढ़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल बनने वाला है ना। सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है, सर्कम सेंटर का मतलब होता है ये एक सर्कल बन गया, ये एक सर्कल बन गया। उसके सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड को अगर ज्वाइन कराते हैं और ये बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और यहाँ पर ये आइडिया है कि बीई और ईसी इक्वल है, और ये जो है वो सर्कल का सेंटर है। ये इसका नाम क्या है, उसका नाम है सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर जो है वो सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर से किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो वो लाइन हमेशा कॉर्ड पे क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बताइए, इसमें कोई डाउट है तो। 21 के बाद तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस इसी के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। देखिए ये वाला एंगल जो है, अगर हमने इसको अल्फा लेट किया तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी आपस में, क्योंकि ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको अगर हम बीटा नाम दे दें तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये ट्रायंगल ए जी एच जो है और जी ओ ई है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ए एच जी एंड जी ई ओ आर सिमिलर। और अगर ये सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरिटी की जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए एच जो अल्फा के अपोजिट है, साइड्स है अल्फा के अपोजिट, वो क्या है, ए एच। और हमें जो चाहिए वो एच जी चाहिए। हमें ये भी तो देखना है कि हमें एच जी और जीओ का रेशियो निकालना है। तो अच्छा एक बात तो ये क्लियर है कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अगर उसको आप
180 माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो दूसरा भी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अब जरा यहाँ पर जो हमें चाहिए और जो हमें पता है, हमें यहाँ पर क्या पता है कि एजी और जी ई का जो रेशियो है वो 2:1 है। ये तो सबको आइडिया हो ही रहा है कि एजी और जी का रेशियो 2:1 है। तो वही हमने एजी और जी का रेशियो 2:1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एजी और जी का रेशियो 2:1 है हमारे पास। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी की कंडीशन लगा देते हैं। तो सिमिलरिटी कंडीशन में जो जो हमें पता है, जैसे अल्फा के अपोजिट ए एच है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। बीटा के अपोजिट क्या है, एच जी है, तो ये एच जी ले लिया बीटा के अपोजिट ए जी एच वाले ट्रायंगल में। और एच ओ जी ओ ई में बीटा के अपोजिट है जीओ, तो ये जीओ ले लिया। तो एच जी अपॉन जीओ इक्वल टू पहले वाले ट्रायंगल में अब आ जाएगा ए जी और यहाँ पर आ जाएगा जी ई। तो अब देखो ए जी और जी की वैल्यू ये हमें गिवन है कि 2:1 है, तो ये हमने लिख लिया 2:1। तो एच जी और जीओ का जो रेशियो है वो 2:1 हमारा आ गया। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि एच जी और जीओ का रेशियो जो है वो 2:1 होगा। जैसे हम याद रखते हैं कि मीडियन जो होती है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, उसी तरह अब हमें याद रखना है कि ये तीनों जो है वो आपस में कोलिनियर होते हैं और इनका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसमें? तो फिर क्वेश्चन करते हैं सीधे सीधे फिर इसके, जो इससे रिलेटेड हमने क्यों पढ़ा इसको। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इसका। If the circumcenter of an acute angle triangle lies at origin and the centroid is the middle point of line joining the point a square plus 1 comma a square plus 1 and 2a comma minus 2a, then find the orthocenter. चलो अब बताओ इसको कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने किया हुआ इस टाइप का रिलेशन।
तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, आ रहा है क्या आंसर, कुछ समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? सर पहले हम हाँ सर, मतलब कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंट्रॉइड का। ओके, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट तो बेटा गिवन है ना। अच्छा हाँ, मिडिल पॉइंट इसका निकाल देंगे, ठीक है बेटा। फिर इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो मिड पॉइंट के हाँ, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सर फिर डिस्टेंस फाइंड करके मतलब वो रिलेशन में डालेंगे। ओके, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमको। सर एच और जी मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अपॉन 2 कॉमा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अपॉन 2। तो इसके जी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे, a प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉमा a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जी आ गया। ओ को पता है हमको, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है और हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर एच फाइंड आउट करना है जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई लेट कर लिए और हमको रिलेशन पता है ना इनका, हमें डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एच जी और ओ इनका हमें सेक्शन फार्मूला से ही काम चल जाएगा हमारा। एच के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, जी के कोऑर्डिनेट हमारे है ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ बोलिए। सर मुझे लगा वो एच जी अपन जी ओ है, मतलब एच जी का डिस्टेंस फिर वैसे। नहीं है तो डिस्टेंस ही, एच जी जो है वो डिस्टेंस ही है, लेकिन एच जी का जो डिस्टेंस है और जियो का जो डिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो हमको पता है। तो सेक्शन फार्मूला की अगर तुम बात करो तो सेक्शन फार्मूला में भी तो यही होता है ना, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही तो m/n होता है। बात क्लियर है ना बेटा? तो उसमें भी यही होता है, सेक्शन फार्मूला में जो ये रेशियो मिलता है वो डिस्टेंस ही होती है, बस उसको डिवाइड कर देते हैं तो रेशियो बन जाता है, होती वो डिस्टेंस ही है। तो ये होता है एक्स और ये वाई, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और m और n का रेशियो पता ही है 2:1 है। फॉर्मूला भी हमारे पास है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी और कैपिटल Y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब निकाल दो, यहाँ पे बता दो क्या आएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 mx2 0 प्लस nx1 n इंटू एक्स, अच्छा सॉरी 1 इंटू एक्स, n की वैल्यू तो 1 हो गई तो 1 इंटू एक्स तो यानी x हो गया, ये डिवाइडेड बाई m प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो गया। तो सीधे सीधे x की वैल्यू आ गई 3/2 a प्लस 1 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू भी ऐसी ही आ जाएगी 3/2, बस क्या हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बस यहीं से हमारा जो हमें चाहिए था उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑर्थो सेंटर h के कोऑर्डिनेट आ गए 3/2 a प्लस 1 का होल स्क्वायर 3/2 a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान रखेंगे और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे हम सेंट्रॉइड का याद रखते हैं ना उसी तरह इसका भी याद रखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर find the distance between the orthocenter and circumcenter. Find the distance between the orthocenter and circumcenter of a triangle whose vertices are, उसकी जो vertices है वो P है 3,0, Q है 0,0 और r है 3/2 माइनस 3√3/2। PQR तीनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, हमें ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के मिड की डिस्टेंस निकालनी है क्या होगी, यानी हमें ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए और सरकम सेंटर के, और फिर उनके मिड की डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो अभी हमने जो है स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं है, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट हमें निकालना भी नहीं सीखा हमने।
सर्कम सेंटर तो खैर अभी मैंने बताया कि एक्स और वाई लेट कर लो, दो इक्वेशन एक्स और वाई में बन जाएंगी, उनको सॉल्व करना, लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें चेक कर लेना है कि कहीं ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। बार बार मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो जो ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, सेंट्रॉइड है या इन सेंटर, सब एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करने वाले हैं। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, जब सेम पॉइंट को सेम पॉइंट से क्या डिस्टेंस होगी, जीरो। जीरो हो जाएगी। तो देख लो एक बार, चेक करो कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगी, मान लो हमें आगे चल के ऑर्थो सेंटर का मेथड हमें सीखना है, ये हम सीख लेंगे, लेकिन जब भी कभी उसका भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ लोग करेंगे उसको काफी बड़े मेथड से करके आंसर ला पाएंगे, और हम लोग जो है जल्दी से आंसर ले आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको ध्यान रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर ये सब कोइंसाइड करते हैं। चाहो तो आप लिख भी लो यहाँ पे। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, कॉमा सर्कम सेंटर, कॉमा ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर कोइंसाइड। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो क्या चेक किया आपने, क्या ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है ये। AB की लेंथ निकालोगे, BC की, सॉरी AB नहीं, इसका नाम PQR है, तो PQ की लेंथ निकालेंगे, QR की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और PR की RP की लेंथ निकालेंगे, और ये तीनों इक्वल आनी चाहिए। आ रही है, क्या क्या वैल्यू आ रही है। वैसे एक की तो समझ में आ ही रही कि 3 आएगी, क्योंकि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 0 तो 3 आई है, तो दूसरी भी 3 होगी, तीसरी भी 3 है। इसका मतलब ये PQ, QR और RP। सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये ट्रायंगल इक्विलेटरल तो नहीं है। अगर ये इक्विलेटरल हो गया तो फिर आंसर आ गया हमारा। डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या था हमारा, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इज 0। ठीक है, तो ये बात क्लियर है सभी को यहाँ तक। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप यहाँ तक। और सर चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और आपने 10th में पढ़ा होगा, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे आपको आइडिया होगा इसका भी। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे आपने पढ़ा है। चलो पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, फिर पॉलीगन तो अपने आप आ ही जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो उसी से हम पॉलीगन का एरिया भी निकाल सकते हैं। इसको करने के दो मेथड होते हैं। जैसे ये ABC हमारे पास है, A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 ले लेते हैं तो y2 माइनस y3 प्लस x2 ले लेते हैं तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 ले लेते हैं तो y1 माइनस y2। और इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं। तो इसको भी हम डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, एक x एक्सिस और y एक्सिस में ट्रेपीजियम बना के हम सॉल्व कर लेते हैं।
आपका होमवर्क यही है कि आप इसको ट्रेपीजियम बना के सॉल्व करके ये डेरिवेशन जरूर, अगर आपने नहीं किया तो एक बार जरूर उसका फील लेना जरूरी है कि किस तरीके से वो ट्रायंगल का एरिया ये बनता है। ठीक है ना, बहुत इजी होता है। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको एक ट्रायंगल बना लेना है और तीनों की वर्टिसेस लेने के बाद जब आप ट्रेपीजियम के एरिया में से 2 ट्रेपीजियम बनेंगे उसमें थर्ड ट्रेपीजियम को माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है ना, किया है सबने कि नहीं किया हुआ है तो बता दूं मैं अगर नहीं किया तो। बोलो बच्चों, याद नहीं है अभी? सर किया तो बहुत बार है, याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, ये आपकी ड्यूटी है, आप इसको एक बार जरूर कर लेंगे। मैं इसका पूरा काम नहीं करता हूँ, मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए ऐसे करते हैं हम लोग इसमें, जैसे अगर हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया ए और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए, ये एक बी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिए और एक ये सी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x3 y3 ले लिए। तो हमें करना क्या है, इसको यहाँ से ज्वाइन करा देना है इस टाइप से। यहाँ पर हमने बी से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी ए बी सी, इसका नाम डी रख लेते हैं, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, तो अब हमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए, जो ये शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमें चाहिए। तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे जो ट्रेपीजियम है हमारा फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला ट्रेपीजियम ये एक बन रहा, एक ये सेकेंड ट्रेपीजियम बन रहा है। इन दोनों ट्रेपीजियम में एक ये थर्ड जो ट्रेपीजियम बी सी डी एफ बन रहा है, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फर्स्ट प्लस फर्स्ट का मतलब ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सेकेंड ए सी ई एफ माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी डी ई। इसको जब आप माइनस करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला जो हमारा लिखा हुआ है ये आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और उसका नाम है ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और उसका नाम है ए सी एफ ई माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी एफ डी। इनको माइनस करना पड़ेगा। और ट्रेपीजियम का एरिया सबको पता ही है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये x2 है और ये y2 है और ये डिस्टेंस कितनी है, x2 है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x1 है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y1 है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x3 है और ये डिस्टेंस y3 है। मेरे ख्याल से आपको सबका जो है वो डिस्टेंस पैरेलल साइड भी मिल जाएगी और उनके बीच की डिस्टेंस भी मिल जाएगी। जैसे डी की जरूरत है हमको, डी की जरूरत है तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2। ये लेंथ चाहिए तो ये लेंथ EF क्या हो जाएगी, x3 माइनस x1 हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक। और पैरेलल साइड का सम तो हमारे सामने लिखा ही हुआ है, तो बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना होता है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड पहले वाले ट्रेपीजियम में क्या है, y2 प्लस y1, तो y2 प्लस y1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम डी है, इसकी वैल्यू है x1 माइनस x2 प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, y1 प्लस y3 और डिस्टेंस बिटवीन सेम क्या है, x3 माइनस x1 प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड तीसरे वाले की क्या है, तो उसकी है y2 प्लस y3 और उनके बीच की डिस्टेंस जो df है, इस df की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ, df की वैल्यू, तो df की वैल्यू x3 माइनस x2, बिल्कुल सही है। तो ये x3 माइनस x2, इनको जब आप सबको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट देने वाला है। माइनस होगा ना बीच में, ओके बिल्कुल यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब आई है, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ माइनस ही रखना है, प्लस रखेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा।
तो ये माइनस है। तो इसी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म, बस एक लाइन का काम आपके पास छोड़ रहा हूँ मैं, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बनने वाला है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो खैर अब इस पे क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें 3 वर्टिसेस गिवन रहेंगे और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर ये कोलिनियर है तो कोलिनियर के लिए क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 हो जाती है। अब ये सब चीजें मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल देता हूँ, आपको याद होगा। लेकिन ये सिर्फ ट्रायंगल का केस है। अब अगर क्वाड्रिलेटरल आ जाए, पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, पॉलीगन आ जाए एन साइड का, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। तो देखो उसके लिए एक मेथड है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, और वो उससे भी यही आ जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि हमें बहुत सारे ट्रायंगल में ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, तो उसको हम नाम देते हैं स्टेयर्स मेथड। तो लिख लेते हैं, हेडिंग है उसकी स्टेयर्स मेथड। स्टेयर मेथड में क्या होता है, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बताते हैं कि ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो हमारे पास है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3 स्टेयर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। और चौथा लास्ट जो है वो वही x1 y1। तीन तो हमें पता ही थे, चौथा एक रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, हाँ डायगोनली प्लस के साथ और इसको प्लस के साथ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, मतलब इनको सब्सट्रैक्ट करना। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की बात हो रही है। तो क्या बन जाएगा, और हाँ एक बात का और ध्यान रखेंगे कि बाहर क्या होना चाहिए, हाफ। तो हाफ ये क्या बन जाएगा, x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस दूसरा क्या बन जाएगा, x2 y3 माइनस x3 y2, और थर्ड क्या बन जाएगा, प्लस तीसरा बन जाएगा x3 y1 माइनस x1 y3, और इसको जो है बॉक्स को बंद कर देंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, जिसकी 3 वर्टिसेस हमको x1 y1 और z1 गिवन थी। ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, और ये x3 y3 था। अब जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, क्वाड्रिलेटरल की जब बात होगी तब क्या होगा, तो जब बात क्वाड्रिलेटरल की होगी तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने किया, ट्रायंगल का एरिया निकाला स्टेयर मेथड से, वैसे ही हमने क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल सकते हैं, और वैसे ही हम पॉलीगन का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा भाई, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, और ए के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3, और डी के कोऑर्डिनेट है x4 y4। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टेयर मेथड से हाफ, और इन सबको स्टेयर्स में यहाँ पर रख देंगे। ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ये तो चारों रखने ही है, साथ में फर्स्ट वाले को रिपीट कर देना है x1 y1, और फिर इनका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के साथ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के साथ, और इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये माइनस, ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई माइनस, और ये इसका मल्टीप्लाई भी माइनस। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ x1 y2 प्लस
x2y3 प्लस x3y4 प्लस x4y1 और माइनस ऑफ x2y1 x3y2 प्लस x3y2 हो गया प्लस x4y3 और प्लस x1y4। इसी तरीके से अगर हम पॉलीगन का एरिया निकालना चाहें तो पॉलीगन के एरिया में क्या हो जाएंगे, n साइड्स हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ पॉलीगन जो है, एरिया ऑफ पॉलीगन में क्या हो जाएंगे, n साइड्स। a हो जाएगा x1y1, b x2y2, c x3y3 और ये जो n हो जाएगा वो हो जाएगा xn yn। तो अब इनको हमें क्या करना है, स्टेयर्स के फॉर्म में रख देना है और फिर इसका एरिया निकाल लेना है। क्या करेंगे, x1y1 x2y2 x3y3 अप टू डैश डैश xn yn और फिर x1y1 और बाहर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ का। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो हाफ करके क्या आंसर हो जाएगा हमारा, हाफ x1y2 ये प्लस के साथ x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y4 और अप टू डैश डैश लास्ट वाला क्या हो जाएगा, xny1 माइनस ऑफ दूसरा क्या हो जाएगा, x2y1 प्लस x3y2 प्लस x4y3 अप टू डैश डैश x1yn। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पॉलीगन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके, बाय बाय।